नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी विषय की नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। कोई भी साहित्य कृति कागज पर अवतरित होने से पहले उसका जन्म रचनाकार के हृदय में होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम साहित्य कृति के साथ उसके रचनाकार के बारे में भी जानने की उत्सुकता रखें। तो आज हम इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और कहानी की कथा वस्तु को समझेंगे। प्रेमचंद जी के बारे में बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विवेचक थे। जीवन संघर्षों का सामना करते हुए वे स्कूल अध्यापक से लेकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए। आजादी के आंदोलनों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के बुलाने पर, महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद उन्होंने लेखन को ही अपना व्यवसाय बना लिया। प्रेमचंद जी ने कई सारे साहित्यिक पत्रों का संपादन किया। प्रेमचंद जी की कहानियां एवं उनके उपन्यास हिंदी साहित्य की अमानत है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानियां मानसरोवर नामक ग्रंथ में 8 विभागों में संकलित है। प्रेमचंद जी का व्यक्तिगत जीवन आर्थिक अभाव और संघर्ष से भरा हुआ था। इस कारण उसके साहित्य में मध्यम वर्ग के यथार्थ का मार्मिक चित्रण पाया जाता है। नमक का दरोगा यह कहानी हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के समय की है। उस वक्त की बात है जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में नमक बनाने और बेचने दोनों पर कर लगा दिए गए थे। इस कारण नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में कई गुना ज्यादा ऊपरी आय कमा रहे थे। इस तरह अधिकारियों के तो 12 थे, यानी कि सभी तरफ से उनको लाभ ही लाभ था। इस कहानी के नायक है मुंशी बंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे हुए परिवार के एक लौते कमाने वाले व्यक्ति है। किस्मत से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। बंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष है। वे अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, हमारा परिवार ऋण यानी कि कर्ज से दबा हुआ है। तुम्हारी बहनें हैं जो बड़ी होती जा रही है और मैं तो कगार पर का वृक्ष हूँ, यानी कि मृत्यु के निकट हूँ। वे कहना चाहते हैं कि वृद्धावस्था के कारण मैं न जाने कब चल बसूं। यह सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर है। इस घर की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में है। वे अपने बेटे को सीख देते हुए कहते हैं कि नौकरी में तुम ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। पीर का मजार यानी कि दरगाह है। निगाह तुम चढ़ावे और चादर पर रखना। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो महीने में एक बार पूर्ण दिखकर फिर घटते घटते गुम हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। इस प्रकार बंशीधर के पिता उनको भ्रष्टाचार की सीख देते हैं, लेकिन बंशीधर तो बेईमान बाप का ईमानदार बेटा था। उनके लिए तो धैर्य उनका मित्र, बुद्धि मार्गदर्शक और स्वावलंबन ही सहायक था। अपनी कार्यकुशलता
और अच्छे व्यवहार से वे नौकरी पर जाते ही अफसरों का दिल जीत लेते हैं। एक रोज की बात है कि जब यमुना नदी के पास अपने दफ्तर पर वंशीधर रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ऐसे में कुछ शोर सुनाई देने पर जाग जाते हैं और जाग कर देखते हैं तो नदी के पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी है। कुछ गड़बड़ होने के अंदाजे से वे वहां पहुंचते हैं और असलियत का पता करते हैं। पंडित अलोपीदीन की नमक की गैरकानूनी गाड़ियां वहां से जा रही थी। पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। उनका लाखों रुपयों का लेन देन है और इस विस्तार के अधिकतर लोग उनके ऋणी हैं। उनका बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन इस समय मुंशी वंशीधर अपना कर्तव्य निभाते हुए उनकी नमक की गाड़ियां रोक देते हैं, जो कि गैर कानूनी थी। लेकिन लक्ष्मी पर अखंड विश्वास रखने वाले अलोपीदीन निश्चिंत होकर वंशीधर के पास आते हैं और उन्हें रिश्वत देने की बात करते हैं। अलोपीदीन बड़े ही चलते पुर्जे यानी कि बड़े ही चालाक आदमी थे। वे अपनी रिश्वत की बात को और बढ़ाते हैं, रिश्वत की रकम को बढ़ाते हैं, लेकिन वंशीधर भी सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ थे। वे अपना फर्ज निभाते हुए अलोपीदीन जैसे धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति को हथकड़ियां पहनाकर हिरासत में ले जाते हैं। इलाके के सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। अलोपीदीन का केस कोर्ट में चलता है। अलोपीदीन को बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार हो जाती है। मुंशी वंशीधर के पास तो सत्य और स्पष्ट अभिव्यक्ति के सिवाय और कोई बल नहीं था। जो गवाह थे वे भी स्थिर नहीं थे। परिणाम स्वरूप मुकदमे में वंशीधर जैसा भला मनुष्य हार जाता है और अलोपीदीन की मुकदमे में जीत हो जाती है। वंशीधर को उनकी कर्तव्य परायणता का दंड मिलता है और उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर मुकदमा जीतने के बावजूद अलोपीदीन के दिल में कांटा सा चुभा रहता है। उन्हें नौकरी से निकाले गए वंशीधर स्वाभिमान से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अलोपीदीन जो है वो उन्हें अपमानित करने के लिए आए हैं। लेकिन अलोपीदीन तो उनसे माफी मांगते हैं और अपनी कंपनी में मैनेजर पद के लिए उनको नियुक्त करते हैं। उनका यह भाव देखकर वंशीधर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर अलोपीदीन के जीवन में और हृदय में परिवर्तन आता है और इस प्रकार कहानी का सुखद अंत आता है। यह था कहानी का कथा वस्तु। अगले वीडियो में हम कहानी की समीक्षात्मक चर्चा करेंगे एवं परीक्षा के लिए आवश्यक मुद्दों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।